अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान प्रोग्राम सहाफ़ी में, और आज मेरे ख़ास मेहमान जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। उनके साथ हसनात मलिक किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आज बड़ी अहम ख़बरें हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की एक अपील सुनी गई। और अपील तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी, मगर लगे हाथों चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने तोशाखाना ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के ऊपर भी बड़े बड़े सवालात उठा दिए, और आज इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। मगर इससे पहले सदर आरिफ अलवी एक बार फिर मुतहरक हो गए हैं, सरगर्म हो गए हैं। और पहले एक बड़ा तनाज़ा खड़ा किया था उन्होंने कि उनका अमला उनकी बात नहीं मानता, और उनके अमले ने उनकी हुक्म अदूली की है। अब की बार सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया है कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत फौरी तौर पे उनसे मुशावरत करें और आइंदा कौमी असम्बली के इंतखाबात की, आम इंतखाबात की तारीख़ का, ताकि वो ऐलान कर सकें। आइन में यकीनी तौर पे मौजूद है। और पहले हम बात ईवान सदर से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ईवान सदर में भी तकरीबन वही बात हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, ईवान अदल में भी। तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब, सदर ममलकत ने ख़त लिख दिया है, आइन में शिक तो ज़रूर मौजूद है, मगर कौमी असम्बली की हद तक है। बाकी तारीखें तो फिर अगर ये बात मानी जाए आइन की, तो गवर्नर ने फिर ऐलान करना है, फिर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मशवरा करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला भी दे चुकी है। तो क्या लग रहा है कि ये मामला आपको सुप्रीम कोर्ट जाता लग रहा है? बिल्कुल, ये वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले हुआ था। इसमें इस जो इंटरप्रिटेशन है, इसके ऊपर दो तरह की लिटिगेशन दो मरतबा तो हो चुकी। जब एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के ऊपर अज़ खुद नोटिस लिया था, और उसमें कहा था कि सदर को हक़ है डेट अपॉइंट करने का, या गवर्नर ऐसी सूरत में कि अगर डिज़ोल्व की जाए और गवर्नर उस पर दस्तखत करे तो फिर गवर्नर देगा, अगर ख़ुद ब खुद डिज़ोल्व होती है तो फिर सदर देगा। तो मतलब उस वक्त भी इलेक्शन एक्ट जो है उसके अंदर ये सदर का इख्तियार था कि इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो उसके बाद फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो तब्दीली की गई कि जिसमें इलेक्शन का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया डेट अपॉइंट करने का। लेकिन ये आइन के अंदर है। अब ऐसी सूरत के अंदर जो है वो इलेक्शन, मेरा ख्याल है कि सदर ममलकत का अगला इक़दाम ये होगा, गो कि उनके पास सदारती अमला मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो अपने वकला की जो है खिदमात हासिल कर सकते हैं, और वो एक लेटर मज़ीद ड्राफ्ट करेंगे जिसमें कहेंगे कि मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप जो है वो मेरे साथ डेट अपॉइंट करने के हवाले से मुशावरत करें। तो इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो लिहाजा वो जो तकाजा था कि कंसल्टेशन का, वो मैं पूरा करता हूँ और मैं डेट अपॉइंट कर देता हूँ, और फिर आपकी और मेरे टेलीविज़न चैनल्स की हेडलाइन होगी कि सदर ने अक्टूबर नवंबर की कोई तारीख जो है वो इंतखाबात के लिए दे दी है। और फिर वहाँ से जो है वो एक कंट्रोवर्सी शुरू होगी। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक 184(3) के हवाले से आइनी दरख्वास्त मौजूद है आबिद जुबैरी साहब की, जिसको नंबर लग चुका है, और अब 25-24 दिन है मरदमशुमारी के खिलाफ। मरदमशुमारी के खिलाफ बेसिकली तो वही है कि वो जो मरदमशुमारी है उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए और 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है दैट वाज नॉट ए कॉम्पिटेंट फोरम टू डिसाइड के जी हाँ नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वो दरख्वास्त भी की लगने वाली है, तो वो दरख्वास्त भी लगने वाली है, उसको नंबर लग चुका है। अदल के बीच कोई मतलब कोऑर्डिनेशन कोई चल रही है, हम ये कह सकते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो अब उसके बाद फिर जो सा है वो उसको कहते हैं बादियु नज़र में ऐसा लगता है। ठीक है। तो अच्छा। अब उसमें जो है मतिउल्लाह जान साहब फिर जो है वो मामला आएगा कि ये जब चैलेंज करेगा कोई भी इसको, तो वो कहाँ करेगा। 184(3) के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक बहुत बड़ा मामला है जिस पर पहले ही आ चुका है, वो सस्पेंडेड, लेकिन वो उसका फैसला नहीं हुआ। और अगर आगे जाके अगर उमर अता बंदयाल साहब अपनी इस 25-24 दिन की मोहलत के अंदर उसको डिसाइड नहीं करते, उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन और फिर उस फैसले का क्या होगा। अगर वो जायज़ करार दिया गया, स्टे ऑर्डर कर दिया, ख़त्म कर दिया गया, तो फिर ये 184(3) के नीचे किए गए फैसले और उनके जरिए बने हुए बेंचेस कोरम नॉन जुडिस कहलाएंगे। यानी फिर वो डेट एंड की जो मस्जिद है या अलग से हम ख्याल बेंच है वो नहीं चल सकेगा, उस पर फिर एतराज़ात उठेंगे, फिर नहीं वो उस फैसले के अगर ये 24 दिन के अंदर हेस्टली कर भी गए तो नजरसानी में फिर वो
क़यादत बदल जाएगी। देखिए हाँ बिल्कुल, कमान की छड़ी जो है वो नई क़यादत के पास आ जाएगी। और फिर वो ये क्वेश्चन पैदा होगा ना कि स्टे खत्म हो गया। अगर स्टे खत्म हो गया है तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो उस तारीख से लागू होगा 13 अप्रैल से। मगर देखें साबित तो हो जाएगा ना कि कोशिश बड़ी की थी, आगे अल्लाह की मर्जी, ये तो साबित हो जाएगा। नहीं, मतीउल्लाह जहां साहब, कोशिश करना एक अलग बात है, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये जो 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए ना। अच्छा, मतलब है कि ये 2 नंबरी है, क्योंकि अदालतें तो कोर्ट ऑफ लॉ है यार। मतलब है कि वो कोई किसी की मर्जी और मंशा पे तो नहीं चलती हैं, वो तो कानून और आइन के ऊपर चलती हैं। हसनात साहब, आइन का आर्टिकल 48(5) ये सिर्फ कौमी असम्बली की हद तक सदर को अख्तियार देता है कि अगर वो असम्बली तहलील करते हैं जो उन्होंने की अपने दस्तखतों से, तो वो तारीख का ऐलान करेंगे। मगर 2 सूबे ऐसे हैं जहाँ पे जो इलेक्शन की तारीख है वहाँ बहुत अरसे से उसकी तारीख का तयन नहीं हुआ, जैसे पंजाब है और फिर वो अपनी मुद्दत पूरी करने पर खुद ब खुद डिसॉल्व हुई। और उस हवाले से हाँ खुद ब खुद डिसॉल्व हुई, और उस हवाले से सदर ने जो तारीख दी थी उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया, 14 मई की तारीख आई, उस पर पहले ही अमल नहीं हुआ और वो नज़रसानी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो क्या सदर ममलकत सिंध में जहाँ पे गवर्नर ने तहलील की और बलूचिस्तान में जहाँ पे गवर्नर ने तहलील की, वहाँ पे भी तारीख देने के सदर ने तारीख देनी है, और अगर सिंध और बलूचिस्तान में सदर ने तारीख नहीं देनी तो वो तो गवर्नर कोई और तारीख दे देंगे, तो फिर सारे मुल्क में इलेक्शन तो फिर भी इकट्ठा नहीं हो सकेगा। देखिए ये मेरा ख्याल है कि इसको वो अपना कद काट पड़ा रहे हैं सदर साहब। उनको अंदाज़ा है कि मे बी अब वो ओहदे पे ना रहें 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। और जैसे हम कल बात कर रहे थे कि नहीं, लेकिन वो तो जब तक नया सदर नहीं आ जाता वो तो रहेंगे नहीं, वो उसके बाद बड़ा प्रेशर आ जाएगा उन पे। उनका बच्चे भी उनको छोड़ के जा रहा है। देखिए जब हालात इस किस्म के बना दिए जाएंगे कि वो खुद बड़ा मुश्किल होगा। वो मेरा ख्याल है कि अपना अब फिर सियासी कद काट बढ़ाना चाह रहे हैं, और वो जो है इमरान खान साहब का जानशीन बनना चाह रहे हैं कि वो अगर नहीं तो मुझे फिर भाग दौड़ दी जाए PTI की। अदरवाइज उनको भी अंदाज़ा है कि इलेक्शन इस तरह नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन अगर ऑन बोर्ड नहीं है, हालात सिर्फ ये सदर पाकिस्तान जो है ये अपनी तरफ जा रहे हैं, कोई अपनी लेगेसी बना रहा है, कोई कद काट बढ़ा रहा है, और तो ये इस वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन का काम है ये इलेक्शन कराना, और इलेक्शन कमीशन इस मामले को देखे। जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला है ये बड़ा सीरियस है। डीलिमिटेशन का भी इशू है कि जी लेकिन आइन हमने सुना है कि सुप्रीम होता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना। अब इसकी इंटरप्रिटेशन पे जैसे मुनीब अख्तर साहब की जो जजमेंट है वो ये है कि जब भी कोई इस किस्म की कंट्रोवर्सी आए तो इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि खुद कोई चीज़ डिसाइड करे, वो हमारे पास आए हमसे गाइडेंस से। तो फाइनल हम हैं, यानी हम 4-3-9 रुकनी बेंच बना नहीं, अभी जो उनकी रिसेंट जजमेंट आई है उसी के ऊपर थी ना। जी अब ये है कि वो जैसे मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी हम डिलिमिटेशन पहले करेंगे, हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कर सकते। अब इसमें अल्टीमेट ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आना है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो है वो हर चीज़ टाइमिंग उनकी, अब टाइम तो उनके पास थोड़ा है लेकिन उन्होंने अभी टेबल पे उनकी बड़ी अहम फाइलें पड़ी हैं, नैब लॉ अमेंडमेंट, अगले फैसले हुए नहीं हैं और नए केसेस टेकअप कर लेंगे। नहीं तो उसके लिए डे टू डे हियरिंग के ऊपर 5 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। ये वाला नुकता तो आपको आखिरी दिन तक वो सस्पेंस में उन्होंने रखा हुआ है। नहीं, खान साहब के केसेस भी तो आने हैं ना, उनके लिए टाइम कौन निकालेगा फिर, अगर ये सारा इस तरफ नैब लॉ अमेंडमेंट है, बाकी जजेस तो सुनने नहीं पाए। आप ये देखें ना कि पहले वाला जो केस है वो इसी तरह से 4 दिन में डिसाइड हुआ था ना, 5 दिन के अंदर। यही डेट अपॉइंट करने का मामला 14 मई का, हाँ जो 14 मई को दे दिए थे। तो मतलब है कि लीगल पॉइंट तो वहीं पे है क्या हाँ, लेकिन अगर उसके अंदर फिर एक इसमें अब एडिशन जो हुई है वो ये हुई है कि सेंसस के जरिए डिलिमिटेशन होना जरूरी है, ये भी आईनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इलेक्शन तो अब ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इनके अंदर हार्मनी कैसे पैदा होगी, ये एक देखने वाला और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये आइन की 2 शिकों में तो हार्मनी पैदा हो जाएगी, लेकिन जो आईनी इदारों के बीच हार्मनी है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। कौन सी और ये हो चुका है ना, जो भी हार्मनी होनी चाहिए वो तो आप फिर भूल जाए ना। अगर आइन के शिकों में बीच में हारमोनियम आप बजा लेंगे, लेकिन इदारों के बीच क्या होगा? अपने इदारे के अंदर नहीं हारमोनी है। वहाँ जो हालात बनने कि वहाँ तो जजेस की एक दूसरे को जो है वो बिल्कुल हर तरह से भी एक दूसरे को इदारों के अंदर हारमोनी के हवाले से तो हसनात साहब ने PhD की हुई है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर धड़ाबंदी है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि यूँ सब
लेकिन अब इसका देखिए, हल क्या है? मैं धड़ाबंदी नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि कुछ जज साहबान जो हैं वो कहते हैं कि शफाफियत बरकरार होनी चाहिए अदालती फैसले, वो एक साइड पे एक धड़े पे, और देखें इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ है। लेकिन अब कयूम साहब, सदर आरिफ अलवी का हल क्या है? मेरा ये मकसद नहीं है कि वो कोई प्रॉब्लम है। देखें, सदर आरिफ अलवी का हल बड़ा अच्छा था, जो कि आपकी पीडीएम की हुकूमत ने मिस कर दिया। आइन के तहत ये था कि सदर की मुद्दत ख़त्म होने से 30 दिन पहले सदर का इलेक्शन हो सकता है, कौमी असम्बली की, ठीक है ना, और उसके लिए कौमी असम्बली का मौजूद होना ज़रूरी था। बाकी जो है वो 2 असम्बलियाँ मौजूद थी, वो एक जाते जाते ये काम भी कर जाते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में और फिर जो है नहीं, मतलब वो एक बहुत मुश्किल फैसला होता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर आप इस वक्त तक लाते या ना लाते। लेकिन अब जो है, अब मुझे एक बात बताइए, सदर ने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसके ऊपर आर्मी एक्ट के ऊपर जो किया, दस्तखत ना करके, और फिर कहा कि जनाब मुझे अल्लाह को गवाह बना के जो उन्होंने गवाही दी है और कानून बन गया, मैं माजरत चाहता हूँ। उसके बाद क्या था, लोग कहते हैं इम्पीचमेंट है, सदर की इंक्वायरी, पार्लियामेंट ही नहीं है, पार्लियामेंट ही नहीं है तो इम्पीच नहीं हो सकती है। और आइन कहता है कि जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता, पुराना सदर अपने फराइज जारी रख सकता है। अब इसका तो एक ही हाल लगता है कि सदर आरिफ अलवी की मनते तरले करके उनसे कहें कि जनाब मनते तरले कौन करेगा? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये मनते तरले कौन करेगा? सदर साहब करेंगे या कोई और करेगा? एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है एक बंदे के पास। हाँ, तो बताएं आप मुझे, अब जब तक इलेक्शन नहीं होंगे वो नहीं जाएंगे। अगर कोई और गया सदर के पास जाके उसने छड़ी दिखाई तो फिर क्या होगा भाई? वो जितना ज्यादा इलेक्शन में ताखीर होगी उतना ज्यादा अरसा सदर अलवी जो है सदर में रहेंगे, क्योंकि ना उस वक्त तक इलेक्शन होगा, ना उस वक्त तक नहीं असम्बलियां आएंगी, ना उस वक्त तक सदारती इलेक्शन होगा। ये तो ईवान सदर का हाल है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे ईवान अदल की, जहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की उस अपील और उस सज़ा के अंदर भी नकाइस निकाले गए जिस सज़ा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा ही नहीं गया था, और वो नकाइस कैसे निकाले गए ये अब आपको बताएंगे एक ब्रीफ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में अब हम वो बात करेंगे कि जिसके हवाले से फैज़ अहमद फैज़ ने शायद कहा था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। और फैज़ अहमद फैज़ से माजरत के साथ अगर मैं इसको ऐसे पढ़ दूँ, वो बात सारे फसाने में, वो बात सारी दरख्वास्त में जिसका जिक्र ना था, वो बात सुप्रीम कोर्ट को बहुत नागवार गुजरी है। मतलब ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है, जो 3 साल कैद की सज़ा है, उस जजमेंट के ख़िलाफ़ अभी हाई कोर्ट में इमरान खान साहब गए हैं, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले पर बहस चल रही थी, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ऑर्डर में आज इमरान खान को दी गई 3 साल की कैद की सज़ा लेकर बैठ गए, और वो अपने ऑर्डर में कहते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट का हतमी फ़ैसला है 5 अगस्त 2023 का, बादियो नज़र में बज़ाहिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस रिमांड के मुनाफी है जो उन्होंने केस वापस भेज के कहा था कि इसको ट्रायल कोर्ट सुने। और अगर हाई कोर्ट के फैसले को रिमांड में नहीं सुना गया तो फिर वो मामला हाई कोर्ट ने अभी देखना है। इस पे हाई कोर्ट फैसले का क्या कसूर है कि उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट अपील सुनते हुए कह रही है कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात नहीं मानी। क्यों साहब, ये बात अजीब नहीं लगी कि सज़ा का फैसला, ट्रायल कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है नहीं, और दूसरी बात इलेक्शन कमीशन का जो मुद्दई है उसका वकील भी नहीं है, वो कहता है जी मुझे अभी अटॉर्नी नहीं मिली, उसको भी बुला के सुन के उससे सवाल जवाब करके ट्रायल कोर्ट का फैसला पढ़े बगैर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस फैसले के ऊपर रिमार्क्स दे दिए। मतलब ये तो बिल्कुल उसी तरह से है ना मतीउल्लाह जान साहब, जैसा कि अगर जज दिलावर के ऊपर कहा जा रहा है कि वो उन्होंने वो किए बगैर करती, तो वही काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि हाई कोर्ट जो है वो उसने के पास अभी अपीलें पड़ी हुई हैं, कल फिक्स हैं, और उसके अंदर यही पॉइंट्स डिस्कस होने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक क्या कहते हैं बंदयाल स्पीड जस्टिस जो है उसमें शहबाज स्पीड तो हमने सुना, हाँ, तो वो जो है इसमें जाहिर है वो एक स्पीड से उन्होंने, मेरा ख्याल है कि अगर ऑर्डर पढ़ें तो उसके बाद 5 जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो तो स्टैंड्स नो वेयर, जब सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेशियाई उसको कह ही दे
तो प्रेमा फेशाई मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी हेस्ट का मुजाहरा किया कि एक दिन हाई कोर्ट का सुन लेते कि कल, क्योंकि लगा हुआ हाई कोर्ट जो भी फैसला करती, और फिर उसके बाद आना तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ही है फैसला। तो ये हेस्ट जो है, इससे मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर आप दुरुस्त काम भी कर रहे हैं तो वो गलत अंदाज में और दूसरा भी उसका पैगाम गया। ये जो ऑर्डर में सवाल उन्होंने नोट किए हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर हाई कोर्ट जो है वो डिसीजन ले, तो वो पॉइंट्स तो ऑलरेडी इमरान खान के वकील साहब ने भी उठाए हुए हाई कोर्ट के सामने। क्या चीफ जस्टिस को ये पॉइंट्स उठाने चाहिए थे अपने हुक्म के जरिए? देखिए, अब ये भी एक साथ आप मतीउल्लाह जान साहब, अगर ये आम आदमी का केस होता तो ये 2 मिनट में कहा जाता कि ये इन्फ्रक्शस हो गया मामला, फाइनल जजमेंट आ गई, आप जाएं हाई कोर्ट में। लेकिन हैरानगी उस वक्त हुई जब जस्टिस मज़ाहिर ने ये सवाल किया कि क्या एक एमएनए दूसरे एमएनए के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकता है ऐसी, मतलब वो जड़ पे वो मेन कंप्लेंट कोई वो, क्योंकि इस मामले में उनको ऑलरेडी एक्सपर्टी हासिल है कि उन्होंने ट्रीजन केस जो मुशर्रफ के खिलाफ था उसका फैसला भी आ गया, उन्होंने पूरा ट्रिब्यूनल सब कुछ उड़ा दिया था लाहौर हाई कोर्ट में, कहते हैं ख्वाहिश कर दिया था, जंगल ही साड़ देता था। अच्छा, तो वो मेरा ख्याल है इस दफा भी वो यही चाह रहे थे, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखिल कह रहे थे कि वो यही बात कर रहे थे कि फाइनल जजमेंट आ गई है, हमें क्यों इस मामले में जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उन्होंने दरमियानी राह ली, उन्होंने कहा जी हम फिर हाई कोर्ट को कुछ पॉइंट बता सकते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, एडजुडिकेट कर देते हैं, क्योंकि हम वकील जरा कमजोर हैं, तो हम जो ही कोई जस्टिस जमाल ने आखिरी 5 मिनट में जज दिलावर जो हमायूं दिलावर उनके कंडक्ट या उनके वो उस फैसले पे भी उन्होंने भी कोई सवाल उठाया, तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको अपॉर्चुनिटी जाना और उसी वक्त उन्होंने भी कहा कि वो किधर हैं अक्यूज। बहरहाल आप ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की और गलत मिसाल कायम की कि ट्रायल कोर्ट की उस सजा के ऊपर अपने ऑर्डर में रिमार्क्स दे दिए जो सजा उनके सामने थी ही नहीं, और वो हाई कोर्ट में अभी मेरा ख्याल है कि ये को पहली सॉरी मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये पहली दफ़ा जो कयूम साहब कह रहे हैं ये इलेक्शन मैटर में भी हुआ कि हाई कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट समझती ही नहीं, हालांकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं कि इस केस में जैसे आमिर फारूक साहब ने जिस तरीके से 2 दफ़ा मामला जुरिडिक्शन का रिमांड भेजा है वापस ट्रायल कोर्ट को, उनको खुद डिसाइड करना चाहिए था, लेकिन आज कहा गया कि हाई कोर्ट में अपील 8 अगस्त से पेंडिंग है और एक आदमी 14 दिन से 16 दिन बनते हैं कि वो जेल में है, हम क्यों आज उसको रिहा कर दें। तो अच्छा, ये भी कहा, ये कहा क्या कयूम साहब जज्बाती हो गए थे? काफी जज्बाती हो गए थे उस पर जब ये जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा ना कि आप यहाँ पे डिसाइड करना चाहते हैं, क्यों अपनी एक रेमेडी जो है वो आप अभी अवेल करना चाहते हैं, आपके पास मौजूद है, हाई कोर्ट से फैसला आने दें। तो उस पर जो अमजद परवेज़ थे उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये इस तरह से हुआ, तो उस पर चीफ जस्टिस बहुत फ्यूरियस हो गए क्योंकि अमजद परवेज़ ने भी कहा था कि जी ये पेंडिंग है और ये रेमेडी मौजूद है इनके पास हाई कोर्ट के। तो उन्होंने कहा आप ये बात कर रहे हैं, एक शख्स जो है वो पड़ा हुआ है वहाँ पे और जेल में पड़ा हुआ है, हाँ, और आप कहाँ है पिटीशनर दरखास्त के साथ, यहाँ पे मौजूद है, आपको नजर आ रहा है, क्यों ना हम आपको अभी ऑर्डर जारी करें उसको रिलीज करने का। अच्छा, तो ये जो बात है, फिर उसके बाद तो अमजद परवेज बेचारा डर गया था और वो उनके पास तो अटॉर्नी हालांकि वो तो कहता कि मेरे पास तो अटॉर्नी नहीं है, लेकिन आप ये उसके बाद जाहिर है सुप्रीम कोर्ट वेव ऑफ कर सकती है, लेकिन ये भी हैरत की बात है कि जब नोटिस ही नहीं गया हुआ था तो वहाँ पे वो क्यों मौजूद थे, डीजी लॉ तो थे इलेक्शन कमीशन के, तो आप क्या इसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का ये और फिर उन्होंने वो चीज़ें 2-3 जो हैं वो उनको कहा कि ये एक्नॉलेज किया है कि भाई एक्स पार्टी हुआ है और ये हुआ और ये हुआ, और उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसमें हमारी इंटरफेरेंस बनती है, तो हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट भेज रहे हैं, वरना तो मतलब है कि हम डिसाइड भी कर सकते थे, जैसे कि जिस कदर तड़प और वो थी जज्बात थे हाई, तो वो मेरा ख्याल है कि वो आज भी कर सकते थे। अच्छा, और मैं कहता हूँ अगर नहीं किया रिहा कर देते, मेरा ख्याल कर ही दिया। अब उसके बाद हाई कोर्ट के पास रह के गया मतीउल्लाह जहां साहब 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज एक फैसले को जिसकी बुनियाद पे वो है वो कहें कि ये प्रेमा फेशी ये फॉल्ट है इसके, और उस फैसले को जो उनके सामने है ही नहीं है, और उसके बाद जो 2 जज सुप्रीम हाई कोर्ट के हैं बताएं मुझे वो कहाँ जाएंगे। इससे तो अच्छा था फोन करके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कह देते कि यार ये क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी
बेहतर है कि वो कल मामला एडजन करना चाहिए। दबाव में वैसे आपके ख्याल में? दबाव में तो बिल्कुल वो एडजन कर देंगे जनाब, क्योंकि पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, हर तरफ दबाव है। और मेरा ख्याल है कि ये जो इंस्ट्रक्शन, ये अगर शुरुआत कि जी ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह सुपरवाइजरी हाई कोर्ट की शुरू कर दे 1 घंटे की, तो बड़ी ही अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि 2 घंटे की मोहलत दी है, वही 1 घंटा, यानी 1 घंटा, 1 बजे हेयरिंग होगी तो ये 2 बजे। अच्छा, 1 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग है और 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 बजे फिर हम सुनेंगे। अगर वो ये भी हुआ ना कि उन्होंने कहा कि जी 12 बजे तो अमजद परवेज ने कहा कि जी 12 बजे के बाद तो डीबी बैठती है, अगर तो ये आप इसको 1-2 दिन बाद कर रहे हैं, 2 घंटे बाद। बहुत से लोग 1-2 दिन रखते हैं, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि हम 2 घंटे, अगर ये हाई कोर्ट, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा हो, तो उन्होंने एक रिटायर चीफ जस्टिस ने कहा था कि आखिरी दिनों में तो स्टेनो भी हमारी बात नहीं सुनता। अगर हाई कोर्ट ये कहे कि जी ठीक है जो है वो हम वैसे एडजन कर रहे हैं कल केस को परसों, या आमिर फारूक साहब कह रहे हैं कि मेरे पे इतने इल्जामात ये लगाए गए हैं बायस के, ये वो, तो मैं नया बेंच बना देता हूँ और बाद तो में फिर देखेंगे। हाँ, या ये जजमेंट रिजर्व कर अच्छा, ये बताइए क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मातहत है? नहीं है, बिल्कुल इस तरह नहीं है, आईनी अदालत है हाई कोर्ट, बिल्कुल नहीं है ये। और क्या ये एक मुदाखलत नहीं है जिस लैंग्वेज में ये ऑर्डर लिखा गया है? क्या ये लैंग्वेज जो है वकीलों से, पीटीआई के वकीलों से जरा डिफरेंट है, लेकिन है ये? अच्छा, ये 184(3) का केस भी नहीं है। ये होता है ना कि 184(3) में कहते हैं कि 187 को मिला के कंप्लीट जस्टिस। अब ये केस तो एक था, वैसे इस ऑर्डर के अंदर कहीं लिखा है कि भाई ये उन्होंने ये जरूर का ऐसे फैक्ट्स नरेट किए हैं और उसके बाद उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया, ये नहीं कहा कि कम है। अच्छा, इस ऑर्डर का जो आखिरी लफ्ज है ना, वो कह रहे हैं कि दीज पिटीशन टू कम अप फॉर हियरिंग एट 2 PM ऑन 24, यानी कल ही। तो कितने सैकड़ों हजारों इमरान खान जेलों में पड़े हैं, कयूम सदीकी साहब, और इस एक इमरान खान के पीछे आप इतने जज्बाती भी हो रहे हैं और इस तरह डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं हाई कोर्ट के मामले में। देखिए मतियुल्लाह साहब, देखिए 2-3 चीजें भी देखने वाली हैं ना, जो बड़ी सामने की हैं, वाज़ेह बातें हैं। वो ठीक है, एक टेक्निकल ग्राउंड है कि हाई कोर्ट के अंदर अपील पड़ी है, वो ठीक है, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि हाई कोर्ट ने जिस इख्तियार समात के ट्रायल कोर्ट के जज के फैसले को सेट असाइड किया, उसी फैसले पर रिलाई करके उन्होंने ट्रायल कंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब पेश नहीं हो रहे थे तो उन्होंने अपने आर्गुमेंट बरकरार रखे। मतियुल्लाह जान साहब, पेश होने का हुक्म था हाई कोर्ट का इमरान खान को कि पेश हो जाए, अभी नहीं पेश हो। मुझे एक बात बताएं कि ट्रायल कोर्ट का, ये कह देते अच्छा ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है, जरा वो लेके आए, उसको पढ़ ही लेते पूरे का पूरा। नहीं पढ़ा ना, और उस पर वो भी नहीं, वो 3-4 बातों के ऊपर उन्होंने, जो लतीफ खोसा साहब ने कहा, उन्होंने उठा के। अच्छा, इसमें एक जुमला बड़ा दिलचस्प है, एक जुमला बड़ा दिलचस्प है असनाद साहब। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जज लिखते हैं कि चूंकि मुद्दई की जो दरख्वास्त है सजा की मुअत्तली की, वो भी पड़ी हुई है, वो भी पड़ी हुई है, तो हम जो, और वो कल इसकी समाअत के लिए वो मुकर्रर है, तो हम जो है हाई कोर्ट के एहतराम में, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द हाई कोर्ट, हम ये मुनासिब समझते हैं कि हम उसके पहले फैसले का इंतज़ार करें, यानी कल 1 बजे सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त पे फैसला करें और फिर हम 2 बजे बैठ के देखेंगे कि क्या फैसला किया। यानी सज़ा की मुअत्तली की इनडायरेक्टली एक क्लियर डायरेक्शन है कि अगर आप 1 बजे मुअत्तल नहीं करेंगे तो फिर हम सज़ा को मुअत्तल करेंगे। मेरा ख्याल तो बड़ा एक फर्ज करें, अगर वो कल हाई कोर्ट 2 सूरतें कर सकती है, एक तो उनकी सस्पेंशन की जो दरख्वास्त है वो डिसमिस कर दे, या दूसरी सूरत के अंदर तो फिर क्या होगा, फिर वो ऑर्डर का इंतजार करें, वो चैलेंज होगा ना। अदरवाइज सो मोटो तो नहीं लेगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर। या दूसरी सूरत हाल एक और हो सकती है, अब वो ये है कि हाई कोर्ट जो है सस्पेंड कर दे इनकी जो सजा है और फिर मामला जो है वो डेट इन ऑफिस कर दे। अच्छा, ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में इस केस के अंदर उनकी जमानत हो जाएगी, लेकिन जो दीगर मुकदमात हैं उनके खिलाफ जिसमें उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और आज जो है शायद 9 मई के वाकयात के अंदर जो FIR है थाना सर्वर टाउन के अंदर, उसमें ATC कोर्ट को दरखास्त दी गई है और उसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। हर मुकदमे की तो फीस अलग होती है ना, वो मुकदमा जब आएगा तो देखा जाएगा। नहीं, वो आएगा तो देखा जाएगा ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद क्या होगा। ब्रेक के बाद एक यही इसी बात पे हम फैसला करेंगे। इतने सारे जज्बात और इतनी गैर मामूली समाअत के बाद अगर जमानत मिल भी जाती है इमरान खान साहब को, तो क्या वो जेल से बाहर आ पाएंगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंतहाई गैर मामूली समाअत, जिसमें बराह रास्त ट्रायल कोर्ट के फैसले को डिस्कस किया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था, और फिर उन मामलात को भी डिस्कस कर लिया गया जो अभी अभी ताज़ा तरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए थे। और फिर हाई कोर्ट को मोहलत दी गई है कल 1 बजे फैसला करने की दरख्वास्तों की, वगरना फिर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जज फिर से बैठ जाएंगे। तो हसना साहब, इमरान खान रिहा तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, उनकी गिरफ्तारी, बल्कि आज खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने इजाज़त दे दी है इमरान खान की गिरफ्तारी की 9 मई के मुकदमात में भी, और बकायदा ऑर्डर आ गया है कि इनको गिरफ्तार किया जाए जो 9 मई के मुकदमात और कर लिया, उसमें गिरफ्तारी पड़ गई है उसमें। अब इमरान खान तो बाहर आना उनका मुश्किल है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में सिविल एंड मिलिट्री ट्रायल का केस जो है वो कब है? वो मिलिट्री ट्रायल वाला 28 कोर्ट्स का भी केस है। 29 अभी तक फिक्स नहीं है, 29 तारीख को फिक्स हो गया। 29 लेकिन तारीख अब की सोचने की बात यह है कि क्या इमरान खान को फौजी अदालत में उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा या सिविल अदालत? मेरा ख्याल है कि वो तो उन्होंने बताया था कि 102 लोग जो हैं जो फौजी कस्टडी में उनको दिए गए थे, उसमें इमरान खान साहब नहीं थे। अभी एहसान न्याजी को बताया जा रहा है कि बाद में अब जो है वो उनके हवाले की गई मिलिट्री अथॉरिटीज़ की। तो इमरान खान साहब का देखना होगा, मेरा नहीं ख्याल। और वो साइफर वाला एक केस, उसमें भी गिरफ्तारी है उसका है। असल में बात यह है कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट वो तो चाह रही है कि इस केस में, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब चाह रहे हैं कि जो PTI की उम्मीद है उनसे वो ना टूटे। और आज देखें चीफ जस्टिस की बड़ी सहर जी आज वो उनको बड़ी सोशल मीडिया पे PTI की तरफ से बड़ी दाद मिल रही है। जितना वो उन्होंने यही परसेप्शन होगी कि जी जितना वो कर सकते थे उन्होंने तो किया है, अब इतना कुछ था वो नहीं मुकाबला कर सके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम थी, हाई कोर्ट भी नहीं, तो जितना वो कर सके, और उन्होंने तो इलेक्शन के लिए भी एफर्ट की। और ये अलग बात है कि जब उनकी रिटायरमेंट के बाद PTI क्या करती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो PTI इस हवाले से उनको अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या उनको अप्रिशिएट करेगी कि नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब तो समझते थे कि जब इलेक्शन डिले हो रहा था तो वो समझ रहे थे कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो, वो अथॉरिटीज़ जो उनका आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन के बाद, तो वो काम चीफ जस्टिस साहब ने नहीं किया। तो अब ये है कि जो है कि मामला इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट कल एक तो सज़ा सस्पेंड होगी, दूसरा हाई कोर्ट को कुछ आउटलाइन देते और कहे कि ये नुकात आप डिसाइड करें और जल्दी करें, इलेक्शन से पहले अगर ये हो कि जी डिसाइड कर जाएं और इमरान खान इसमें नैली ख़त्म हो, मेन अपील, हालांकि अपील 1.5 से 2 साल लग सकते, और वो उनकी नैली ख़त्म हो जाती है और इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं, तो फिर गिरफ्तारी का तो कोई मेरा ख्याल इंपॉर्टेंस नहीं है। असल चीज़ है इलेक्शन में एलिजिबिलिटी, और अगले इलेक्शन के लिए अगर वो अहल होते हैं तो ये तो बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन इसका चांसेस बड़े कम है क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास टाइम बड़ा कम है, और सारा वो जो थोड़ा सा और टाइम मिलता तो बाकी मामला मेरा ख्याल है कि चीज़ें काफ़ी हो जाती थी, लेकिन अब बहुत कम है। इस बहरहाल एक ना एक दिन तो हर एक को जाना होता है जी, चाहे वो नौकरी से रिटायर हो रहा हो या कुछ और। बहरहाल अब सवाल ये भी पैदा हो रहा है कयूम सिद्दीकी साहब कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जाने के बाद जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं उनका क्या पॉलिसी होगी मामलात में। एक चीज़ तो आज वाज़ेह हो गई, जस्टिस काजी फायज़ ईसा आज खसूसी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की एक एसोसिएशन है, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके दावत पर वहाँ आए और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो 9 मुंतखब ओहदेदार हैं उनसे हल्फ लिया, और उन ओहदेदारों ने कतार में खड़ा हो के ये हल्फ उठाया कि वो आईन पाकिस्तान या प्रेस एसोसिएशन का जो आइन है उसके आईन पाकिस्तान के तो वैसे आर्टिकल 4 में जो ज़्यादा दिलचस्प बात है करीम साहब, हम आपको सुनाना चाहते हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक बड़ी दिलचस्प बात की और एक इशारा दिया है कि जो आइन का आर्टिकल 19A है उसके तहत आप पाकिस्तान में किसी भी इदारे से सुप्रीम कोर्ट से भी हर किस्म की मालूमात मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी मालूमात देने की पाबंद होगी। आइए देखते हैं मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में शहरियों के मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक के बारे में क्या कह रहे हैं। मुताल्लिक है और दूसरे शहरियों से भी मुताल्लिक है, और वो है शिक जो नई इंदराज की गई 19A
राइट टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, यानी कि आप हर ऐसी चीज़ जिसका पब्लिक इम्पोर्टेंस है वो आप मालूम कर सकते हैं। आप मालूम कर सकते हैं हमसे मुराद होगी सुप्रीम कोर्ट से, आप मालूम कर सकते हैं हुकूमत से, आप मालूम कर सकते हैं दूसरी पब्लिक बॉडी से कि ये जो बिलखसूस जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात हैं उनके मुतालिक आपको बताया जाए। तो ये आप सुन रहे हैं मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फायज़ा को। तो हसनात साहब, आपको क्या लग रहा है, किस किस्म की मालूमात हैं जो हम समझते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ा जब चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लेंगे तो वो पब्लिक कर देंगे और उसमें बड़ी हसास मालूमात भी हो सकती है? मेरा ख्याल है कि ये बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है और माजी में जस्टिस गुलजार साहब थे, उनके सामने कई रिक्वेस्ट आई तो वो नहीं एंटरटेन हुई। इवन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का आर्डर रिट में सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया थ्रू अटॉर्नी जनरल हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और उस वक्त याद है आपको कि खालिद जवेद खान ने ये केस आर्गू किया था, तो वहाँ जस्टिस अतर मिनल्ला थे तो उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या जो है वो ये एग्रीव्ड हैं सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को फाइल कर सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चली जनाब हमें इंसाफ दें। अच्छा, वजह क्या, मालूमात क्या थी? मालूमात ये थी कि जजेस जो हैं वो कितने, एक तो ये था कि स्टाफ की डिटेल दें सुप्रीम कोर्ट में कितने, और दूसरा ये था कि कितने जजेस जिन्होंने प्लाट ली हुई है, प्लाटों की डिटेल। कयूम साहब, आपके ख्याल में क्या मालूमात हैं जो जस्टिस काजी फायज़ा आते साथ ही वो मंजराम पे ला सकते हैं? वो तो आप पे और मुझ पे डिपेंड करता है ना कि हम आर्टिकल 19A और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसके तहत कौन सी मालूमात मांगते हैं। जाहिर है कि जो मालूमात जो कि आपने देखा कि पब्लिक इम्पोर्टेंस से मुतल्लिक हों, अवामी मफाद के अंदर हों, तो मेरा ख्याल है कि जो जानने का हक है, ये मालूमात तक रसाई का हक है, उस हवाले से ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल में एक वो है फैसला है या अनाउंसमेंट है। और इस हवाले से आप हम जो है अब अपनी अपनी दरखास्तें तैयार करके रख लें कि हमें कौन कौन सी मालूमात चाहिए। चलें, अब आपको तो क्योंकि देखिए उसके बाद में जाके दरख्वास्त देनी पड़ेगी। बहरहाल एनीवे, बहुत शुक्रिया कयूम सिद्दीकी आपका और हसनात मलिक आपका भी। एक तो ज़रूर जो हमें इशारा मिला है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शायद बराह रास्त भी दिखाई जा सके और ये बहुत बड़ा एक इनकलाब होगा। इंडिया के अदालती कार्रवाइयाँ बराह रास्त लाइव स्ट्रीमिंग होती हैं, टीवी पे होती हैं, मगर उसके लिए फुल कोर्ट का फैसला ज़रूरी है। और ये इशारा ज़रूर मिला है कि अदालती क़यादत में तब्दीली के बाद एक फुल कोर्ट मीटिंग में फैसला, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना जस्टिस काजी फायज़ा केस के अंदर। एग्जैक्टली, कि ये फुल कोर्ट ये तय कर सकती है, क्योंकि जस्टिस काजी फायज़ा ने भी बतौर एक दरख्वास्त गुजार ये कहा था कि उनके खिलाफ जो केस था या उनकी जो नज़रसानी की समात थी वो बराह रास्त टीवी पे दिखाई जाए। अब देखें, जब खुद जस्टिस काजी फायज़ा चीफ जस्टिस बनते हैं तो रियली वॉक द टॉक। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।